हेलो दोस्तों। जब से 67th प्री हुआ है तब से डिमांड कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, सर मेंस के लिए किताबों की लिस्ट बता दीजिए, आप किताबों की सूची बता दीजिए। तो किताबों की सूची अगर बताएंगे भाई, करीब 20 किताबें हैं। ठीक है, समय आपके पास मुख्य परीक्षा के लिए दिसंबर में, जैसा कि मेंस होने वाला है, 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में आप वो 20 की 20 किताबें नहीं पढ़ पाएंगे कंटिन्यू, और कवर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एक बार पढ़ भी गए तो उसका रिवीजन भी समय से नहीं हो पाएगा। फिलहाल आज हम 66 मतलब बीपीएससी जो मेंस एग्ज़ाम है उसके मतलब मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करेंगे। फिर उसके बाद किताबों की एक लिस्ट हम बता देंगे लंबी चौड़ी सी। फिर आप डिसाइड कर लेना कि कौन सा तरीका बढ़िया है। सिलेबस में जैसे कि 4 पेपर होते हैं मेंस में। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य हिंदी, जो कि एक पेपर होता है इसमें, और इसमें 30 अंक का निबंध होता है, 30 अंक का व्याकरण भी रहता है, वाक्य विन्यास 25 नंबर का, और 15 नंबर का होता है संक्षेपण। संक्षेपण मतलब शॉर्ट करना होता है पैराग्राफ। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे जीएस वाले में। तो जीएस वाले पोर्शन पे चलेंगे तो फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट और सेकंड पेपर में सबसे पहले सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की बात करेंगे। तो इसमें टॉपिक है, देखिए, भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटना, वर्तमान घटनाक्रम, करंट अफेयर्स जो होंगे। फिर सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में क्या क्या है भाई, देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसका प्रभाव क्या है। ठीक है, अगर हम इसकी व्याख्या करके देख लेंगे तो पहले पेपर में क्या होगा, दूसरे पेपर में क्या होगा। आधुनिक भारत की बात करेंगे, उसको बिहार के भी संदर्भ में आपको देखना ही पड़ेगा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो कुछ रहे 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ 3 जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू जी, इन 3 के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना खास करके। उसके अलावा कला है, भारतीय कला है, उसमें बिहार को शामिल करेंगे तो उसमें वहाँ पे मौर्य कला है, पाल कला है, पटना कला है। ठीक है, इन सब से की विशेषताओं से आपको परिचित होना पड़ेगा भाई। सांख्यिकी विश्लेषण वाला जो प्रश्न होता है ये तो रहेगा ही। सेकंड पेपर में जो भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित है, भारत भूगोल वाला पोर्शन इसमें है ना, इकोनॉमिक्स भी है, भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, उसका क्या प्रभाव। तो ये सब कुल मिला के ये आपका सिलेबस है, बीपीएससी मेंस का मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। ठीक है, किताबों की आप बात कर लें अगर, तो सबसे पहले देखिए, सबसे सिंपल है कि भाई PYQ उठा लीजिए पहले तो। सॉल्व मिल जाए तो और बढ़िया है, नहीं तो अनसॉल्व पेपर भी मार्केट में उपलब्ध है, वो आप ले लेंगे। अब इससे पूछेंगे सर यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे, भाई देखिए, प्रश्न आ जाएंगे कि नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन ये है कि आप इसे देख कर एक मोटा मोटा आंकड़ा लगा सकते हैं कि प्रश्न का तरीका क्या होता है। ठीक है, प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। अगर सॉल्व पेपर लेते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, और प्रश्न में पूछा क्या गया है ये आपको पता चल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिहार स्पेशल, बिहार का एग्ज़ाम देंगे तो बिहार स्पेशल सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार स्पेशल की अगर बात करेंगे तो आप बिहार स्पेशल में चाहे KBC नानो की आती है वो ले लीजिए, या फिर महेश बर्णवाल की बुक आती है बिहार स्पेशल, वो आप ले सकते हैं, कोई भी एक आप ले लीजिए।
ठीक है। इसके अलावा आता है एक बीपीएससी स्पेशल करके आता है दृष्टि आईएएस का। ठीक है, दृष्टि आईएएस का होता है, बीपीएससी स्पेशल करके आता है, वो आप ले लेंगे तो वहाँ से लगभग बिहार के संदर्भ में सारी चीज़ें वहाँ से भी कवर हो जाएंगी अच्छी खासी स्थिति में। ठीक है। फिर बात आती है कि महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीन के बारे में कहाँ से पढ़ा जाए, क्योंकि इतिहास में इतना लंबा चौड़ा जिक्र तो है नहीं, है ना। तो उसके लिए एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है। ठीक है, स्पेक्ट्रम की वो बुक आप ले सकते हैं, बहुत मोटी नहीं है, सिंपल सी है, वो आप ले लीजिए। बात करें करंट अफेयर की या आईआर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं, देखिए वो किसी कोई ऐसी किताब तो है नहीं। हाँ, इसमें एक काम ये कर सकते हैं आप कि या तो आप दृष्टि का करंट अफेयर का बुक आता है, दृष्टि आईएएस का, वो ले लीजिए, या फिर बायजूस का। जैसे बायजूस का भाई वहाँ पे नहीं मिलता है, मार्केट में नहीं मिल पाएगा, हो सकता है तो आप ये पीडीएफ कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत है, परीक्षा मंथन भी आती है एक, वो बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, ये आप ले सकते हैं। करंट अफेयर में इन तीनों में से कोई एक किताब आपको ले लेनी चाहिए। ठीक है। अब बात करेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर वाले जो पेपर आप देख लेंगे, उसमें मैथ का भी पोर्शन होगा, जो संख्यात्मक अभियोग्यता जैसे रहते हैं ना, ये आपका ये वाला पोर्शन मैथ का, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण वाला जो है, या प्रीवियस ईयर पेपर में देख लेंगे ना, तो वो लगभग ऐसा हो जाएगा कि प्रश्न कुछ मिलता जुलता आपको मिल जाए पेपर में। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो एक किताब आती है आर.एस. अग्रवाल की। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है संख्यात्मक अभियोग्यता करके, वो आप किताब ले सकते हैं। ठीक है। बात करेंगे पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए, इससे अच्छा खासा आपका कवर हो जाएगा। और अगर जैसे आपका ऑप्शनल तो है नहीं फ़िलहाल, सब्जेक्ट ऑप्शनल के तौर पे नहीं, आपको जीएस के तौर पे पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हैं। एनसीईआरटी कब से कब तक की, 9 से 12 तक की भाई, 6 से 12 तक की नहीं, सिर्फ 9 से 12 तक की ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर बात आती है इकोनॉमिक्स की। जब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो ध्यान आता होगा कि रमेश सिंह है ना, लेकिन रमेश सिंह की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। दृष्टि की एक क्विक बुक आती है। ठीक है, दृष्टि है इसकी क्विक बुक आती है, इकोनॉमी वाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो आप ले सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं। और चाहे तो एनसीईआरटी की जो किताब है माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी, जिसको हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे ज्योग्राफी भी है भाई, तो ज्योग्राफी के लिए क्या करेंगे, ज्योग्राफी के लिए भी दृष्टि आईएएस की वही किताब एक आती है जो हम भी यूज किए कई बार, क्विक बुक है भी है ज्योग्राफी के लिए, वो आप ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि महेश बर्णवाल से उतना सारा कुछ कवर तो नहीं हो पाएगा जहाँ तक हमें लगता है। और अगर ज़्यादा चाहें तो वही थोड़ा सा आप एनसीईआरटी का सहारा यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का सहारा यहाँ भी आप ले सकते हैं 9 से 12 तक की। ठीक है, बिहार सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उनको कहाँ से पढ़ना है,
तो बिहार सरकार की एक योजना संबंधित हमने एक PDF भेज रखा, बड़ी अच्छी किताब है वो, आप देख लेंगे, वो आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये हैं आपकी किताबों की लिस्ट जो बड़ी लंबी चौड़ी लग रही होगी। एक तो ये किताबों की लिस्ट हो गई, किताबें पढ़ के 2 महीने में आप कवर करिए, 2 महीना है बस, इससे ज़्यादा समय नहीं है। या फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रश्न की प्रैक्टिस, जैसे कि हम डेली करवा भी रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। डेली आप मान के चलिए कि 2 प्रश्न आप करेंगे। 1857 की मान लीजिए हमने क्रांति पर प्रश्न करवाया है, एक प्रश्न। यही 1857 की क्रांति का जो प्रश्न है ये कई प्रकार से हो सकता है। इसमें बिहार का स्पेशल प्रभाव पूछ सकते हैं, भारत में इसका स्पेशल प्रभाव पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका परिणाम, कारण पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें भूमिका पूछ सकते हैं, किसकी क्या भूमिका रही है। ठीक है, फिर 1857 से पहले की स्थिति, 1857 के बाद की स्थिति पर भी प्रश्न पूछा जा सकता। तो एक ही प्रश्न अगर हमने पूछा है तो इससे 5 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे, अच्छे खासी स्थिति में कवर होंगे, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए हमने इकोनॉमिक्स पे बात किया। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए एक प्रश्न आपको देते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मान लीजिए हमने आपको एक प्रश्न दे दिया। कौन सा प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी के विभिन्न कारणों की चर्चा करते हुए बेरोजगारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न हमने दे दिया आपको। हो सकता है कि ये प्रश्न दूसरे तरीके से आ जाए कि भारत में बेरोजगारी, पहले तो पूछ लिया जाए कि बेरोजगारी क्या है, फिर पूछ लिया जाए कि भारत में बेरोजगारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए बिहार के परिप्रेक्ष्य में वर्णन, मतलब बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसका विश्लेषण कीजिए। इस तरीके से प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो इतना तो मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा प्रश्न से ही, मतलब जब आंसर लिखेंगे आप पहला वाला, तो बिहार की क्या स्थिति होगी या फिर भारत की क्या स्थिति होगी। और प्रकार आपको पता ही है ना, तो प्रकार आप व्याख्या ना करिए, उनको पॉइंट्स में आप बता सकते हैं इतने प्रकार के बेरोजगारी होती है। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, सटीक है ये। ठीक है, एक प्रश्न और मान लीजिए इकोनॉमिक्स से ही संबंधित हम दे दें, जैसे बौद्धिक, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति है, इसकी उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। अगर सिर्फ इतना प्रश्न आता है तो जाहिर सी बात है आपको बौद्धिक संपदा अधिकार बताना पड़ेगा क्या होता है सबसे पहले। उसके बाद बताना पड़ेगा कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है ये बता सकते हैं। बेरोजगारी को हटाने में यह कहाँ तक अपनी भूमिका निभाता है ये बता सकते हैं। गरीबी दूर दूर करने में ये इसकी क्या भूमिका हो सकती है ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे आयाम होते हैं एक ही प्रश्न के, एक ही टॉपिक के कई सारे आयाम हैं। आप उनको कितने तरीके से देखते हैं ये आप पे निर्भर करेगा फिर। ठीक है, अब ये प्रश्न है, तो एक और प्रश्न है, जैसे साइंस टेक का बात कर रहे हैं कि आप किताबों की लिस्ट पूछे तो आपको किताबों की तो सूची हमने बता दी, बुक लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी सी। ठीक है, क्योंकि आपको PhD नहीं करनी है, पहली बात तो मान के चलो कि भैया PhD नहीं करनी है आपको किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर 50 प्रश्न का हम करवा दें, 50 नहीं 30 से 40 प्रश्न का भी, तो उस 30 से 40 प्रश्न से आपके कम से कम 200 प्रश्न तो हर एक क्षेत्र से कवर हो जाएंगे ना। मान लीजिए हमने साइंस टेक की बात की यहाँ पे, साइंस टेक में जैसे
बात करें कि उभरती जो प्रौद्योगिकियां हैं भारत फसल विविधीकरण के लिए एक अवसर है, स्पष्ट कीजिए। लो, एक प्रश्न हो गया। तो फसल विविधीकरण क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या समस्या आती है, और जो प्रौद्योगिकी है उसका यूज हम कैसे करेंगे, और ये किस प्रकार से फसल विविधीकरण में एक अवसर हो सकता है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो इतना सब बताएंगे 400 वर्ड नहीं कंप्लीट होगा क्या? एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि भारतीय कृषि में उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किस प्रकार से कृषि को आत्मनिर्भर बनाने में सफल हो सकता है, सफल सिद्ध हो सकता है, ये आप बता सकते हैं इसके बारे में। यही प्रश्न है, प्रश्न यही है। लिखना आपको वही सब कुछ है, तरीका अलग हो गया है थोड़ा सा पूछने का। प्रश्न ये भी हो सकता है कि फसल विविधता के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का वर्णन करते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रयोग का वर्णन कीजिए। ये भी एक प्रश्न हो सकता है आपका। तो प्रश्न ये कई तरीके से समझ लिए ना। तो देखो, किताबों की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है और कई लोग बता भी देंगे। अब अभी तो हम मान लीजिए 7-8 किताब बताए होंगे, 10 किताब बता दिए होंगे, लेकिन और देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। तो लंबी चौड़ी लिस्ट देख के हो सकता है आप बड़े उत्साहित हो जाएं कि इतनी सब अच्छी किताब, इतनी सारी किताब पढ़ के हम नौकरी पा लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई 2 महीने में इतनी सारी किताब पढ़ के कौन सा सिलेक्शन होता है? किताब पढ़ना नहीं होता है, समझना होता है। 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ जाओ, या 10 प्रश्न को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक प्रश्न को 10 बार 10 तरीके से पढ़ लो, बेहतर है ये, ठीक है। आपको सफल बनाने में सबसे अच्छी भूमिका निभाएगा ये। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम बता दिए। किताबों की लिस्ट आपने पूछा, वो भी हमने बता दी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताए हैं क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं अपना, है ना। और एक दूसरा तरीका भी हमने बता दिया, किस तरीके से आप प्रश्न को तोड़ सकते हैं, प्रश्न को कई भागों में बांट सकते हैं, प्रश्न को कई तरीके से देख सकते हैं, प्रश्न को कई तरीके से समझ सकते हैं। तो एक ही प्रश्न को हम 10 तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न का तरीका कुछ और होगा, लिखना सिर्फ एक ही चीज़ है आपको, बस किसी चीज़ का उसमें वर्णन व्याख्या कर देनी होगी अच्छी खासी, किसी में उसको छोड़ देना होगा, बस यही अंतर हो जाएगा, बाकी रहेगा सब कुछ वैसे ही, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि किताबों की लिस्ट की ज़रूरत है आपको अभी, जब 2 महीना बाद एग्ज़ाम हो, क्योंकि आप ईमानदारी से ही देख सकते हैं कि 20 महीना में आपने प्री तैयार किया है, तो 2 महीनों में कहाँ से उम्मीद रखते हैं कि 4 पेपर का हम किताब तैयार कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से भाई करिए। बाकी तरीका आपको सही लगे तो आप किताब भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना आप ही को होगा, उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जैसा आपको सही लगे, जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अब अगले जो वीडियोज़ होंगे वो प्रश्न आधारित रहेंगे सब पूरे, जो मेंस के पर्पज़ से होंगे, मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रहेंगे, प्रैक्टिस होंगे। और हो सकता है कि दूसरे या तीसरे दिन हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें 8 से 10 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। मेंस देना है तो भाई प्रैक्टिस करिए। ये भी फोकस होगा कि जनवरी में प्री है, तो अब ये सोच के अगर बैठे हैं कि इस वाले में नहीं तो अगले वाले में, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर ये सोच के बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए इसमें निकाल देना है, तो आप अगर ये सोच के बैठे तो बढ़िया है, तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और मेंस की प्रैक्टिस अगर करेंगे ना तो साथ में प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी होती रहेगी, कि आप जो प्रश्न लिखेंगे उसमें कई सारे टर्म्स ऐसे आते हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम का आप देख सकते हैं,
चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस से संबंधित कोई भी पेपर होगा। आप अगर मेंस की तैयारी करते हैं तो आपका प्री भी पीछे से तैयार होता रहता है, आपको पता चले या ना चले। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना तैयार कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे, अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।